हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अचीवर्स पॉइंट। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का सेकंड चैप्टर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी कि राइट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अपनी पहली वीडियो में बात की थी स्वतंत्रता के अधिकार और समानता के अधिकार के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आगे के मौलिक अधिकार के बारे में, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। 6 नंबर का जो मौलिक अधिकार आता है, 3rd नंबर का जो मौलिक अधिकार आता है, उसको हम कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण का मतलब होता है एक्सप्लॉयटेशन। शोषण का मतलब होता है किसी को फिजिकली और किसी को मेंटली हरास करना, एक प्रकार का शोषण होता है, एक प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन होता है। हमारा भारतीय संविधान शोषण को बहुत ही बड़े लेवल पर कंडेम करता है। शोषण करने वाले का और शोषित होने वाले का प्रॉपर क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार को मेंशन किया गया है। तो हम बात करेंगे आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के बारे में। आपको ये चीज याद करनी है, शोषण के विरुद्ध यानी कि हमारा तीसरा मौलिक अधिकार, हमारे तीसरे मौलिक अधिकार को मेंशन किया गया है आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 के बीच। विरुद्ध अधिकार में हम बात करते हैं मानव तस्करी, जबरन श्रम पर प्रतिबंध। हमारा जो 23वां मौलिक अधिकार है वो बात करता है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध। मानव तस्करी का मतलब होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसमें इंसान के शरीर को बेचा या खरीदा जाता है, और जब किसी जिंदा इंसान की बोली लगाई जाती है उसको मानव तस्करी कहा जाता है। भारत में छोटे बच्चों को बेचना खरीदना, महिलाओं को खरीदना या बेचना ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि तस्करी में कहलाया जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 3 बात करता है श्रम पर प्रतिबंध। श्रम पर प्रतिबंध का मतलब होता है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी का अर्थ होता है जब किसी व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वो अपनी जिंदगी के समय भर के लिए किसी भी एक साहूकार, किसी भी जमींदार के अंडर में काम करे, चाहे वो काम करने के लिए इच्छुक हो, चाहे वो काम करने के लिए इच्छुक ना हो, उसको चाहे प्रॉपर पे हो चाहे प्रॉपर ना हो, तो किसी को एज अ गुलाम रखना, एज अ स्लेव रखना भारत के अंदर बंधुआ मजदूरी में गिना जाता है। और भारत में बंधुआ मजदूरी करना या बंधुआ मजदूरी कराना एक कानूनन अपराध होता है संविधान की नजरों में। अब हम बात करते हैं मानव तस्करी के विरुद्ध में कितनी 3 चीजों को मेंशन किया गया है। हम बात करेंगे मानव तस्करी बात करता है वेश्यावृत्ति, पुरुष महिला और बच्चों की खरीद फरोख्त, यानी कि बच्चे पुरुष महिला को बेचना खरीदना ह्यूमन ट्रैफिकिंग में काउंट होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना भारत के कानून की नजरों में काफी इलीगल है। दूसरा, वेश्यावृत्ति, किसी को जबरन, किसी महिला को या किसी व्यक्ति को जबरन प्रोस्टिट्यूट के काम में फंसाना, उससे जबरन वेश्यावृत्ति करवाना उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर, तो ये भी मानव तस्करी के अंदर आता है। अगला, गुलामी करना, देवदासी करना, किसी को जबरन अपना गुलाम बनाना, जबरदस्ती उससे काम करवाना या उससे काम लेना भी हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंडर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बाल श्रम के बारे में, हमारा आर्टिकल 24, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 24 के बारे में। बाल श्रम निषेध, निषेध का मतलब होता है रोक, बाल श्रम का मतलब होता है चाइल्ड लेबर, किसी छोटे बच्चों से काम करवाना। हमारे भारत के अंदर वो बच्चे जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, उनको कारखानों में, फैक्ट्री में या ऐसी साइट्स पे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहां पर उनको काम करवाना सख्त बैन होता है। हालांकि भारत में चाइल्ड लेबर जैसी एक्टिविटी को बड़े लेवल पर कंडेम किया जाता है। और इसके अलावा जितने बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है, उनको किसी भी प्रोफेशनल जगह पर काम करना अलाउ नहीं किया गया है। तो बाल श्रम पर निषेध हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 24 बात करता है बाल श्रम निषेध के बारे में। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28। अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। आर्टिकल 24 बात करता है बाल निषेध यानी कि बाल श्रम के ऊपर बात करता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे कि आपको पता है भारत का सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव मुद्दा है वो आपका धार्मिक अधिकार है।
धर्म एक ऐसी सेंसिटिव चीज है जिसका बहुत ही जल्दी भारतीय पॉलिटिक्स में इशू का मुद्दा यही बनता है, और भारत के अंदर जितने भी रियॉल्स वगैरह जो होते हैं, कम्युनल जो डिस्प्यूट्स वगैरह होता है, वो धर्म को लेकर ही मोस्टली किया जाता है। तो हम बात करते हैं हमारा संविधान धर्म के बारे में क्या कहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रिलीजियस को लेकर क्या क्या पर्सपेक्टिव है। तो पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 25 के बारे में, विवेक, आस्था, आचरण, प्रचार की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति विवेक यानी कि विश्वास करना, बिलीव करना, किसी भी धर्म के प्रति अपना विश्वास को दिखा सकता है। फिर आस्था, वही बिलीव रखना। आचरण, उसका मतलब कि रिलीजियस प्रैक्टिस करना, लाइक पूजा करना, वर्शिप करना, मुस्लिम के जैसे कि नमाज पढ़ना, और ईसाई में जैसे कि चर्च वगैरह जाना, तो सभी प्रकार की रिचुअल प्रैक्टिस को कर सकता है। इसके अलावा प्रचार, आप प्रमोट भी कर सकते हो, लेकिन ये प्रमोशन, धार्मिक प्रमोशन किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगला हम बात करेंगे आर्टिकल 26 के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 26 के बारे में। आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जैसे मान लो बहुत सारे धार्मिक रिचुअल्स होते हैं, उनके अरेंजमेंट, लाइक जैसे कि भारत के अंदर बहुत सारी जयंतियां निकलती हैं, एक प्रकार का जुलूस निकलता है, मुहर्रम निकलते हैं, जयंती वगैरह निकलती है। इसके अलावा बहुत सारे रिचुअल प्रैक्टिसेस होते हैं जो हम पब्लिक लेवल पर करते हैं। तो अपने अपने धर्म को मानना, उसका अरेंजमेंट करना, प्रबंधन आप कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी इमारत को, किसी भी बिल्डिंग को रिलीजियस के पर्सपेक्टिव से कंस्ट्रक्टेड किया जा सकता है। अगला हम बात करेंगे आर्टिकल 27। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 27 के बारे में। आर्टिकल 27 बोलता है धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कराधान से मुक्ति। कर मतलब होता है टैक्स, कराधान का मतलब भी होता है टैक्स। अगर आपकी पॉकेट आपको चैरिटी करना किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को अलाउ करती है, तभी आप कर सकते हैं। कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई भी रिलीजियस अथॉरिटी आपको टैक्स पे करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। अगर आपकी श्रद्धा है, आप उसी हिसाब से टैक्स पे कर सकते हो, वरना कोई भी, ये कोई लीगल लॉ नहीं है कि आपको मैंडेटरी होकर अनिवार्यता से आपको टैक्स पे करना ही करना है। ठीक है, अब हम अगली बात करेंगे धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 कहता है धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता। आप रिलीजियस धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स में मदरसे होते हैं जहाँ पर बच्चों को अरेबिक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारे मंदिर होते हैं, गुरुकुल्स होते हैं जहाँ पर बच्चों को केवल धार्मिक नॉलेज दी जाती है। इसके अलावा किसी भी ऐसी संस्था जहाँ पर केवल शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर केवल एजुकेशन दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल कोचिंग सेंटर्स हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, वहां पर धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड करवाना एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। ये धार्मिक शिक्षा केवल धार्मिक स्थल पर ही करवाई जा सकती है। इनका लेन देन किसी भी प्रकार की शिक्षा के स्थल से नहीं है। अगला जो हम बात करेंगे आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो 5वां मौलिक अधिकार आता है, हमारा जो 5th नंबर का जो फंडामेंटल राइट आता है, उसको हम कहते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति का मतलब होता है कल्चर। कल्चर के बारे में कौन बात करता है? आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक कौन होता है? अल्प मतलब की कम। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर डाइवर्सिटी है, जहाँ पर मल्टी कल्चर्स है। यहाँ पर एक प्रकार के कल्चर का होना एक प्रकार से असंभव है। यहाँ पर अलग अलग रिलीजियस पर्सपेक्टिव है। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो अलग अलग कल्चर होना और अलग अलग डाइवर्सिटी का होना क्या होता है? बनता है। तो अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या कम होती है। तो अल्पसंख्यक की संख्या कम है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो हमारी सोसाइटी का, हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है। तो अल्पसंख्यक के बारे में भी हमारा संविधान क्या कहता है कि वो लोग अपने हित का संरक्षण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 29 में प्रावधान है कि देश के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक के प्रत्येक वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लाइक अपना कल्चर, अपना पहनावा, अपनी बोली, अपनी भाषा फॉलो करने का पूरा अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सिख है तो उनके कल्चर में पगड़ी पहनना आता है तो वो पगड़ी पहन सकता है। अगर मान लो कोई मुस्लिम है
उनके कल्चर में लाइक हैवी बियर्ड रखना, टोपियां पहनना और बुर्का पहनना, तो वो अपना कल्चर को कर सकते हैं। अगर कोई बिहार से बिलोंग करता है तो वो लोग बिहारी लैंग्वेज को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें वो आराम से कम्युनिकेट कर सके। तो आप अपना त्योहार बना सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को फॉलो कर सकते हैं, आपका पहनावा, आपका खान पान, आपकी संस्कृति, आपका कल्चर, आप वो लोग पूरा कर सकते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 बात करता है शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक का अधिकार। ये बात करता है आर्टिकल 30 कि जितने भी अल्पसंख्यक है वो अपने धार्मिक स्थल का निर्माण कर सकते हैं, लाइक चर्च का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, टेम्पल बन सकते हैं, मस्जिद वगैरह भी बनाए जा सकते हैं। हमारा जो अगला जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जिसको संविधान का आत्मा, संविधान का दिल कहा जाता है, वो है हमारा छठा मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32। इसको संविधान का हृदय, इसको संविधान की आत्मा किसने बोला? आप बोलोगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि ये वो मौलिक अधिकार है जो ऊपर समझाया गया पूरे पांचों के पांच मौलिक अधिकार की क्या करता है? रक्षा करता है। इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि छठे मौलिक अधिकार में कितने प्रकार की रिट्स है और हमारा देश की सबसे सर्वोच्च न्यायिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय कैसे छठे मौलिक अधिकार के अंतर्गत कैसे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए।